हेलो बच्चों, मैं सौरभ शर्मा, डायरेक्टर कैरी मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहराइच। तो जो हमारा नीट का पेपर आया था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं कि पेपर कैसा था और जो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे थे उनका पेपर कैसा गया, क्या उनको सवाल वो लोग कर पाए या नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। ठीक है। अच्छा, सवालों में ये भी देखना है कि सवाल अगर कोई आपसे अटेम्प्ट हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो क्या रीजन रह गया कि वो सवाल आपसे नहीं हो पाया। ठीक है। तो दो चार छोटी छोटी बातें हैं, और मेन बात यह है कि जो पेपर आया वो क्या उसका लेवल था और हम किस हिसाब से उसको अटेम्प्ट किए। ठीक है। तो बहुत बच्चे कह रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर ट्रिकी था या लेंदी था या कैलकुलेटिव था। ठीक है। मेनली अगर फिजिक्स की बात करें, बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो इजी आई थी, तो आप लोगों ने किया ही होगा अटेम्प्ट उसको। ठीक है। अब फिजिक्स में जो अच्छे बच्चे भी हैं वो भी कुछ ना कुछ गलती कर गए। ठीक है। कुछ ना कुछ गलती हो गई उनसे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कहीं दिया कुछ था किया कुछ। लेकिन चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सवालों में क्या था, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं उसको, और अपने कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल सोल्यूशन कराऊंगा फिजिक्स का। इसका मैंने सोल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में और जेपीजी फॉर्म में अपने यूट्यूब मतलब फेसबुक पर भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है। वहां पे भी आप ले सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं इसका वीडियो सोल्यूशन करा देता हूँ। ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए कि आप लोग क्या इसका बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरीके से अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। उस चीज को आप लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों का पेपर ठीक गया हो, अच्छा गया हो। और कुछ एक बच्चों का अच्छा गया भी है, कुछ एक बच्चों का गलती हुई है तो उनको पता चल रहा है कि क्या गलती है क्या नहीं है। ठीक है। तो अपना इस समय का वक्त है ना अपना देखने का कि क्या आपसे गलतियां हुई और क्या नहीं हुई, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का समय है। ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग फिजिक्स का पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये नीट फिजिक्स 2024 का पेपर है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इसमें पेपर में क्या था, क्या वास्तव में पेपर टफ था। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए पहला सवाल है। पहला सवाल कह रहा है कि अ थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज बाय सम सोर्स। थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज बाय सम सोर्स। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सी एंड पी। ये पॉइंट सी दिया हुआ है बच्चों, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट सी दिया हुआ है और यहां पर पॉइंट पी दिया हुआ है। तो ये स्फेरिकल शेल का सवाल है। स्फेरिकल शेल में पोटेंशियल जो होता है, कोई भी स्फेरिकल शेल है बच्चों, और उस पर अगर चार्ज क्यू है, उस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, और उसका रेडियस अगर आर है, तो इसका पोटेंशियल होता है V बराबर के क्यू बाई आर। और इनसाइड पॉइंट पर भी, किसी भी इनसाइड पॉइंट पर V एट सरफेस एंड V इनसाइड, किसी भी पॉइंट पर जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर ही होता है। यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल सेम, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पर अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, और उतना ही रहता है जितना पोटेंशियल क्या है, सरफेस पे है। जितना पोटेंशियल क्या है, सरफेस पे है। ये हम लोग बिल्कुल, हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्कस करते हैं तो हम लोग ये करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट पी। तो वीसी माइनस वीपी, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, कितना है, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर। तो द रिजल्ट विल इक्वल टू 0। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। बिल्कुल बेसिक सवाल है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसे ही स्टार्ट करते हैं, शायद पहला या दूसरा सवाल यही कराता है, कहीं पे भी पहला या दूसरा सवाल यही डिस्कस होता है। ठीक है। तो बेसिक सवाल है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बच्चों लॉजिक गेट का सवाल है। किसका सवाल है, लॉजिक गेट का। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ए है तो ये यहाँ पे आ जाएगा ए बार, और यहाँ अगर बी है तो यहाँ पे आ जाएगा बी बार, क्योंकि दोनों गेट क्या हैं, दोनों गेट जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये आपका कौन सा गेट है, ये आपका और प्लस नॉट, और प्लस नॉट, यानी कि कौन सा गेट है ये आपका नॉर गेट है। और नॉर गेट का आउटपुट कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ पर इनपुट आ रहा है वाई इनपुट आ रहा है क्या, ए बार और बी बार, तो ए बार और बी बार को जोड़ देगा। ये तो और का काम है, लेकिन और ही केवल थोड़ा ना है, इसके आगे ये गोला भी लगा हुआ है। गोला लगा हुआ है मतलब क्या है, एक नॉट गेट लगा है, और नॉट गेट लगा है तो इस पूरे आउटपुट का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। और बार हो जाएगा, यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, तो ए बार का बार और ये जो प्लस है वो इनटू में बदल जाता है बी बार का बार।
तो दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो हम इनपुट दे रहे हैं, पूछा गया है ये पूरा गेट किस तरह बिहेव करेगा, ये जो पूरा गेट है किस तरह बिहेव करेगा, इनपुट है ए और बी और आउटपुट वाई बराबर क्या आ रहा है, ए इंटू बी। तो ये जो है ये एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है बच्चों, एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। हम लोग कर सकते हैं, बेसिक सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। थर्ड सवाल हमारा, इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब थर्ड सवाल, अब ये सवाल बच्चों एग्जैक्टली नोट से है, ठीक है, एग्जैक्टली सवाल आपके नोट्स में मैंने लिखाया हुआ है कि नोट्स का सवाल। अच्छा, इसका पहला वाला सवाल ये वाला भी हमने डिस्कस, ये पीवाईक्यू का सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, क्लास में डिस्कस हुआ सवाल है, मतलब 4-5 बार तो करा ही होगा। अब ये सवाल है तो ये सवाल भी एकदम आपका नोट्स का ही सवाल है, एग्जैक्टली नोट्स से ही आया हुआ सवाल है, ठीक है। इसमें क्या है, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, ठीक है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं बच्चों, ऐसा कुछ होता है और यहाँ पे स्क्रीन होती है, एक रेज यहाँ से जाती है, दूसरी रेज यहाँ से जाती है, तो यहाँ पे बनता है सेंटर ब्राइट। क्या बनता है, सेंटर ब्राइट। लेकिन तभी है जब क्या है कि ये मोनोक्रोमेटिक है, मतलब वेवलेंथ इसकी क्या है, सिंगल वेवलेंथ है। अगर मल्टीपल वेवलेंथ है बच्चों, अगर मल्टीपल वेवलेंथ है, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में तो सारी वेवलेंथ है, सारी वेवलेंथ है बच्चों, तो अभी भी यहाँ पर ये वाला इस पे तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, अभी भी जीरो होगा। सभी वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो होगा तो वहां पर क्या बनेगा, सेंटर ब्राइट। चाहे व्हाइट लाइट यूज करेंगे चाहे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे, इसके सेंटर पे हमेशा क्या बनेगा, सेंटर ब्राइट बनेगा। लेकिन यहाँ पे फ्रिंजेस बनती थी बच्चों, डार्क फ्रिंजेस और मतलब व्हाइट फ्रिंजेस, ठीक है, तो वो बनती थी, तो वो वाली फ्रिंजेस अब नहीं बनेंगी। अब क्या बनेंगी, कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगी। तो इसका आंसर होगा देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंजेस सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। जिस हिसाब से इसका पाथ डिफरेंस होगा, जिस हिसाब से लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होगा, उस हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी और अलग अलग फ्रिंजेस, अलग अलग कलर की फ्रिंजेस आपको वहां पर मिलेंगी। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एग्जैक्टली ऑन नोट्स, नोट्स का ही सवाल है, कराया हुआ है हम लोगों ने सिलेबस में। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर्स। बच्चों वर्नियर कैलिपर्स जब मैं पढ़ा रहा था, जो मेरे स्टूडेंट हैं मेरी क्लास में पढ़े हुए हैं, ऑफलाइन क्लास में जो हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर, एग्जैक्टली सवाल कराया हुआ है, क्लास का सवाल है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या सवाल मैंने कराया है, बहुत ऑनेस्टी से बताऊंगा बच्चों, बहुत ऑनेस्टी से और बहुत ईमानदारी से मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। जो होगा वही बताऊंगा, जो नहीं होगा उसको फेक क्लेम नहीं करूंगा मैं, एग्जैक्टली आपको बताऊंगा। आप किसी भी बच्चे से वेरीफाई कर सकते हो ये चीजें नोट्स में है या नहीं है, आप क्लासरूम आके वेरीफाई कर सकते हो, हमारे इंस्टीट्यूट आके वेरीफाई कर सकते हो कि ये सर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। 17 कॉपियां तो लगभग नोट्स मतलब भर गए इसके, फिजिक्स के इतना ज्यादा लिखाया जाता है, तो कहीं से बाहर से आने का चांस ही नहीं है। आप अगर हमारा क्लासरूम कोर्स भी अगर अटेंड करते हो ना, और उतना ही अच्छे से रिवाइज करते हो, तो भी आपको सवाल मिल जाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, लगभग 45-46 सवाल हमारे एग्जैक्टली नोट्स से हैं, पूरे के पूरे नोट्स से हैं एकदम। आप डिक्टो देखिएगा तो नोट्स का ही सवाल है, उठ के 2-3 सवाल तो बेटा हर बार कहीं से भी पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ 2-4 सवाल तो इधर उधर से आता ही आता है, ठीक है। अब नीट वाले हैं, कुछ ना कुछ सवाल तो अच्छा बनाएंगे ही बनाएंगे, बाकी सवाल ये एकदम आपका एकदम नोट से सवाल है। तो देखते हैं इसमें कैसे करेंगे हम लोग। इसमें पूछा गया है द वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो देखो इसमें कहते हैं हम लोग n+1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n और MSD। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, और MSD रिप्रेजेंट कर, MSD दिया हुआ है, मेन स्केल डिवीजन जो है वो आपको दिया 0.1 mm। अब पूछा गया है लीस्ट काउंट क्या होगा, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों MSD माइनस VSD, MSD माइनस VSD। अच्छा यहाँ से MSD निकालो, MSD बराबर क्या होगा, MSD बराबर होगा n+1 अपॉन n इंटू VSD, n+1 अपॉन n इंटू VSD। और यहां से अगर VSD निकालेंगे तो हो जाएगा n अपॉन n+1 इंटू MSD, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखिए MSD माइनस n+1 अपॉन n इंटू MSD। यहाँ से MSD कॉमन लीजिए, MSD कॉमन लेंगे तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा MSD, और यहाँ पर n, सॉरी ये गलती हो गई, इसको करेक्ट करिए, ये होगा n अपॉन n+1 इंटू MSD।
तो ये हो जाएगा n+1 माइनस n अपॉन n+1। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका लीस्ट काउंट जो आएगा वो आ जाएगा 1/n+1 इंटू MSD। ठीक है, अब ये दिया MSD दिया है 0.1 mm और पूछा जा रहा है वर्नियर कांस्टेंट किसमें, सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है। तो MSD की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1 MSD बराबर क्या है, 1 MSD बराबर है 0.1 mm मिलीमीटर। तो 0.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 0.1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 2 मीटर। ये कैंसिल होगा तो आएगा 0.01 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 0.01, तो ये आ जाएगा आपका 0.01 अपॉन n+1 किसमें, सेंटीमीटर, और इसी को लिख सकते हो 1/100 n+1। ठीक है, बिल्कुल बच्चों एकदम बेसिक सवाल है। लीस्ट काउंट क्या होता है, MSD माइनस VSD होता है, और बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है, एकदम बहुत छोटा सवाल है। आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये सेकंड वाला आपको ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं, हम लोग पांचवें सवाल पे चलते हैं। देखिए, मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ L, steel wire of 1 meter length, if the elastic limit of steel and its young model respectively are this and this, ये दिया हुआ है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है हमें, तो देखते हैं। तो अगर लेंथ दी है इसकी बच्चों, लेंथ दी है 1 मीटर, और इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग मॉडुलस, इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है, यंग मॉडुलस 8.8। देखिए ये दिया हुआ है आपका यंग मॉडुलस दिया है 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर -2। ठीक है, ये दिया हुआ है, और आपका क्या दिया हुआ है, देखिए हाँ, आपका दिया हुआ है कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कितना दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, F/A, ये दिया हुआ है आपका 8 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है और आपका यंग मॉडुलस दिया हुआ है। अब आपको निकालना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस, इसकी इलोंगेशन कितना होगा। तो आपके पास फॉर्मूला पता है कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर y इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा F/A बराबर y इंटू स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L। अब F/A की वैल्यू रख दीजिए 8 इंटू 10 की पावर 8 बराबर y बराबर 2 इंटू 10 की पावर 11 इंटू डेल्टा L अपॉन 1, डेल्टा L अपॉन 1 यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 4, और डेल्टा L की वैल्यू क्या निकालेंगे, डेल्टा L की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 4 mm। डेल्टा L की वैल्यू आ जाएगी 4 mm। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 4 mm। ठीक है, बोलिए बात सही है। तो ये आप कर सकते हो इसको, ये भी देखो बिल्कुल बेसिक सवाल है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर यंग मॉडुलस, y लिख देते हैं, कभी गामा लिख देते हैं। ठीक है, अलग अलग नोटेशन है इसका। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। Moment of inertia of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is this. The length of 400 gram of rod is nearly। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। ठीक है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कराए थे। कोई रॉड है और रॉड की लेंथ अगर L है, रॉड की लेंथ अगर L है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसका, ये होता है ml² अपॉन 12। अगर इसका मास कितना है, मास ऑफ रॉड कितना है, कैपिटल M है, तो होता है ml² अपॉन 12। एज पे अलग होता है, एज से अगर हम मिड से देखते हैं, मिड पॉइंट पे देखते हैं तो ये होता है। अगर हम एज पे देखते हैं तो ml² अपॉन 3 होता है। ठीक है, एच पे देखेंगे तो क्या है, ml² अपॉन 3, मिड पॉइंट पे देखेंगे तो ml² अपॉन 12। कराया हुआ सवाल है क्लास में। ठीक है, तो अगर आई है यहाँ पे दिया हुआ है इसकी वैल्यू, मोमेंट ऑफ परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, ये दिया है।
तो ये दिया है 2400 और मास दिया है कितना 400 ग्राम और L स्क्वायर अपॉन 12, 0 0 ये 0 काटिए 4 गुणे 3 तो L स्क्वायर बराबर कितना 24 गुणे 3, 24 गुणे 3 और 24 गुणे 3 कितना हो गया लगभग 72। तो L स्क्वायर बराबर 72, तो L बराबर कितना अंडर रूट 72। ठीक है, अब ये कितना होगा तो देखो अंडर रूट 72 है। अब बहुत सारे तो 8 का 64 का कितना होता है बच्चों, 64 का रूट कितना होता है 8, तो 72 का क्या होगा 8 से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 8.5। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आसपास में कोई ऑप्शन नहीं है। देखो 8 के बाद 9 10 11 नहीं है, 9 9 81 हो जाएगा। तो अंडर रूट जैसे अंडर रूट 81 देखोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अंडर रूट 72 क्या होगा, अंडर रूट 72 होगा 8 और 9 के बीच में। तो क्या आंसर हुआ 8.5। एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये सब ट्रिक आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, कि एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना, हमें बस ऑप्शन निकालना है। तो ये सवाल भी बहुत बेसिक सवाल है बच्चों, कर सकते हो आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। A tightly wound 100-ton coil of radius 10 centimeter carries a current of क्या दिया हुआ 7 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो इसका भी फॉर्मूला है बच्चों, तो क्या फॉर्मूला है कि B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। बेसिक कैलकुलेशन है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए। एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है जिसकी PDF मैंने लगाई हुई है, ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूँ। N बराबर है आपका 100 टन, N बराबर 100 टन है, R बराबर है 10 सेंटीमीटर, इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है तो 0.1 मीटर हो जाएगा, और I बराबर कितना है 7 एम्पियर। तो आप अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो आपका आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। तो इसकी वैल्यू रखोगे 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू एन हो गया आपका 100 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 0.1, क्योंकि कितना दिया हुआ है हाँ 0.1, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1। इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा 44 इंटू 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला। इसको लिख सकते हैं 44 मिली टेस्ला। क्या लिख सकते हैं 44 मिली टेस्ला। तो ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप लोग, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, छोटा सवाल है। तो देखो बच्चों 8 सवाल हम लोग ने कर लिए, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है, 7 सवाल कर लिए, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि बहुत टफ सवाल हो, ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो कर सकते हो सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 8वां सवाल देखते हैं। At any instant of time t, the displacement of any particle is given by 2t minus 1 under the influence of force 5 Newton. The value of instantaneous power, पावर पूछी गई है, ठीक है। तो मान लो कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है 2t माइनस 1, तो हम ds बाई dt निकाल सकते हैं। ds बाई dt वेलोसिटी बराबर ds बाई dt बराबर कितना 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें पावर चाहिए, इंस्टेंटेनियस पावर, पावर चाहिए तो इंस्टेंटेनियस पावर बराबर क्या होगा पावर इंस्टेंटेनियस, तो ये हो जाएगा पावर बराबर होता है W अपॉन टी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर dW बाई dt, और वर्क बराबर क्या होता है d बाई dt, और वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स अगर कांस्टेंट है, फोर्स आपका देखिए 5 न्यूटन है, कांस्टेंट है, तो फोर्स आ गया आपका बाहर, ये हो गया ds बाई dt, और ds बाई dt क्या होती है वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर हो गई फोर्स इंटू वेलोसिटी। बेसिक मैकेनिक्स का सवाल है बच्चों। ये हो गया 5 न्यूटन और ये हो गया वेलोसिटी कितनी 2, कितना हो गया 10। तो दिस विल बी योर आंसर 10, और ये वॉट में आएगा 10 वॉट, ठीक है। तो देखो ये बेसिक सवाल है, बेसिक मैकेनिक्स का सवाल है, आप लोग चाहो तो आप लोग कर सकते हो, अभी कोई टफ सवाल नहीं है। आप बस ये है कि ब्रेन में आने की बात है कि उस वक्त चीजें क्लिक कर रही हैं कि नहीं क्लिक कर रही हैं। बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं बच्चों, तो छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती है। लेकिन आप देखिए 10 सवाल हम लोगों ने किया और लगभग बेसिक से ही सवाल है, कोई ऐसा सवाल नहीं कि बहुत ज्यादा डीप में घुस के आया है, बहुत इजी सवाल है, आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। The two velocities, the two bodies A and B of
same mass undergo completely inelastic one dimension collision, the body A move with velocity v1 while body B is at rest before collision. A और B है तो बिफोर कोलिजन बना लीजिए, बिफोर कोलिजन A है और A की वेलोसिटी v1 है और B है उसकी वेलोसिटी 0 है. आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो इसका मतलब A और B ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये A हो गया B, ये दोनों मूव कर रहे हैं किस वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी है कितना v2 वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से v2. अच्छा इसका मास m, इसका मास m, तो इसका मास 2m, ये भी दिया है कि सेम मास है, क्या है सेम मास है. अब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, तो हम कह सकते हैं m इंटू v1 प्लस m इंटू 0 बराबर 2m इंटू v2. यहां से निकाल लीजिए m v1 बराबर 2m v2, m से m कैंसिल तो v1 बाई v2 बराबर क्या 2/1, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. ठीक है, बेसिक मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है बच्चों, हम लोगों ने तो बहुत सारे सवाल किए हैं. ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन भी किया है, दुनिया भर का कोलिजन हम लोगों ने किया था. ठीक है, और कोलिजन का एकदम स्टार्टिंग सबसे इजी सवाल कोई बन सकता है तो यही बन सकता है, इससे इजी सवाल कोलिजन में नहीं है. ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है बच्चों. चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, 10 नंबर सवाल, 10th पे आते हैं हम लोग. A horizontal force of 10 Newton is applied to a block as shown in figure. The mass of the block A and B are 2 kg and 3 kg. ठीक है, the block slide over a frictionless surface. The force frictionless surface है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है कोई बच्चों, फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू क्या है आपका 0 है, म्यू आपका 0 है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा. The force exerted by the block A on B, A B पर A on block B एक्सर्टेड बाय ए बी पर क्या फोर्स लगा रहा है, तो ये देखिए ये पूरा सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम है, इसमें फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, तो F बराबर ma लगा सकते हैं आप. F बराबर ये हो गया 10, ये हो गया 2 + 3 और ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ये पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो हो जाएगा A आपका AS बराबर 10/5 कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा देखिए ये ब्लॉक है आपका 2 kg का और इसको मैं अलग अलग करके बनाऊं, ये 3 kg का. ठीक, तो जो फोर्स इधर लगाएगा F1 उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा F1 और इधर फोर्स लग रहा है F, तो इस पे 2 kg वाले पर नेट फोर्स कितना लगा, तो मैं बोलूंगा F माइनस F1 बराबर 2 इंटू 2 ma. F माइनस इस पे लग रहा है F इधर लग रहा है F1 इधर लग रहा है. ठीक है, तो 2 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, 2 kg पे लग रहा है F माइनस F1 बराबर 2 इंटू m इंटू ए, m मतलब इसका मास और a मतलब इसका एक्सेलरेशन, तो कितना हो गया बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो F तो हमको पता है कितना है 10 न्यूटन, 10 माइनस F1 बराबर 4, तो F1 बराबर कितना 6 न्यूटन, तो यही फोर्स लगाएगा A किस पर B पर, यही फोर्स A लगाएगा किस पर B पर, कितना लगाएगा 6 न्यूटन. ठीक है, ये भी बिल्कुल आपका मैकेनिक्स का ही सवाल है, कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, उसके बाद आइए. हाँ, द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ ऑफ दैट अर्थ. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट. ठीक है, इसके ऊपर हम लोग को सवाल करना है, चलिए देखते हैं हम लोग. ग्रेविटेशन का सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल. जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है Gm/r². अब G डैश है, अब कह रहे हैं मास जो है वो 1/10 है तो m/10 हो गया, और जो डायमीटर है वो हाफ है, डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ हो जाएगी, रेडियस हाफ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर. इसको आप लिख सकते हो Gm/10 और अपॉन r²/4, यानी कि 4/10 Gm/r². ये हो गया G डैश, तो G डैश बराबर क्या, G डैश बराबर 4/10 और इसकी वैल्यू रख दीजिए इंटू G, तो हो गया 4/10 इंटू 9.8. तो कुछ कम आएगी, थोड़ी सी क्या आएगी, इससे थोड़ी सी कम आएगी,
4 से थोड़ी कम आएगी तो कितना आएगा 3.92, 3.92 ये आंसर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 10/10, 10/10 1 हो गया ना लगभग लगभग। ठीक है, तो 4 के अराउंड ही आएगा। अगर ये 10 रख दें हम तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बट 4 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 4 के आसपास ही आएगा, 3.92 ना, कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, तो ऑप्शन होगा। चलिए और हम लोग देखते हैं। अब बच्चों देखो, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A and B, identify the correct answer. For solar cell, the IV characteristic lies in the fourth quadrant of a given graph. अब बच्चों ये जो सवाल है ना, ये सवाल मैं मानता हूं मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया। ठीक है, ये मैं मतलब हम्बली एक बात एक्सेप्ट करता हूं बच्चों, ऑनेस्टली, कि ये चीज मैंने नहीं कराई थी। एक्चुअली सोलर सेल जो था ना, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था आपके सिलेबस में। जो सोलर सेल है, देखो अब की बार पेपर में 2-4 चीजें हुई है, मैं आपको बता दूं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि सिलेबस से हटाई गई है, लेकिन उसके बावजूद उसके सवाल आए हैं। कुछ चीजें सिलेबस से हटाई गई हैं, उसके बावजूद उसके सवाल आए हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंट्रोड्यूस नहीं की गई, उसके भी सवाल आए हैं। तो अब थोड़ा सा मतलब ये डिलेमा का विषय है कि हम लोग क्या करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा जो सिलेबस जो छूटा हुआ था ना, उसको भी हल्का फुल्का पढ़ के तो जाना ही। जैसे अल्फा बीटा गामा डीके का सवाल है, ठीक है, आया था। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं बता दूं, मैंने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया और मैंने पढ़ाया भी नहीं। ठीक है, लेकिन उसका सवाल आया हुआ था, उसका सवाल आया है। बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये सारी चीजें हैं। ये सब भी चीजें थोड़ा सा सिलेबस से हटा दी गई हैं, लेकिन वो भी चीजें आई हुई हैं। ठीक है, तो चीजें हैं, अब आ जाती हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा हम लोग को। अब ये सोलर सेल है, सोलर सेल तो मैंने पढ़ाया था बच्चों, लेकिन इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक मैंने नहीं पढ़ाई थी, तो जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। आईवी कैरेक्टरिस्टिक इसमें होता है बच्चों, कुछ ऐसा होता है कि इस साइड में इसका ग्राफ होता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है इसका ग्राफ, तो ये वाला ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन मैंने पीएन जंक्शन पढ़ाया था बच्चों, आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो पीएन जंक्शन मैंने पढ़ाया था। पीएन जंक्शन में मैंने बताया था कि एक माइनॉरिटी कैरियर करंट होती है, और माइनॉरिटी कैरियर करंट कब बहती है, जब रिवर्स बाइस में होता है। रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड, द करंट मेजरिंग माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें मैं मानता हूं कि ये वाला मैंने सवाल, मतलब ये फोटो डायोड पढ़ाया तो था, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया था, इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, तो चलिए एक दो सवाल तो आएंगे ही, आगे चलते हैं हम लोग, इस सवाल पे आते हैं। तो देखो बच्चों, ये सवाल है, ये बच्चे जो कर रखे होंगे जानते होंगे। इसके तो बहुत सारे सवाल मैंने करा दिए, बहुत सारे सवाल कराए थे मैंने। इसमें स्नेल्स लॉ लगाना है बच्चों। ये TIR हो रहा है, इस वाली सरफेस पे क्या हो रहा है, TIR टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल हो गया थीटा सी, ये वाला 90 डिग्री, और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, 90 माइनस थीटा सी। अब एक बार स्नेल्स लॉ लगा दीजिए AB सरफेस पे, एक बार लगा दीजिए AC सरफेस पे। तो AB सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे तो अंदर तो एयर है, तो म्यू 1 है, और अंदर क्या है, म्यू, इधर भी 1। तो रे AB सरफेस पर जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो रे कहाँ से जा रही है, ये एयर से प्रिज्म के अंदर जा रही है। तो लगाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है μ1 sin थीटा 1 बराबर μ2 sin थीटा 2, स्नेल्स लॉ है। यहाँ पर एयर पे है तो μ1 हो गया, और sin 30 बराबर म्यू साइन 90 माइनस थीटा सी, और ये हो जाएगा 1/2 बराबर म्यू, और ये साइन 90 माइनस थीटा सी कॉस थीटा सी, और कॉस थीटा सी को लिख सकते हो आप लोग 1/2 म्यू। एक इक्वेशन ये हो गई बच्चों। अब स्नेल्स लॉ इस पे लगा दीजिए बच्चों, इस पे लगाएंगे तो आपका हो जाएगा म्यू साइन थीटा सी बराबर 1 साइन 90, क्योंकि TIR हो रहा है। अब क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे कैसे एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। तो यहाँ से साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी बराबर हो जाएगा 1/म्यू, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सी बराबर 1। ये हो जाएगा 1/4 म्यू स्क्वायर प्लस 1/म्यू स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से म्यू स्क्वायर कॉमन होकर उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा म्यू स्क्वायर की वैल्यू, म्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5/4। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 डिवाइड बाई 2, √5 डिवाइड बाई 2। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये भी बेसिक सवाल है बच्चों, स्नेल्स लॉ का सवाल है, आप लगा सकते हो।
अभी तक मैं बताऊं आपको, एक सवाल ऐसा आया कि जो मेरे नोट से नहीं था, बाकी सारी चीजें नोट से थी। फोटो डायोड का एक सवाल मैं मानता हूं जो मेरे नोट से नहीं था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो ये स्टेटमेंट है। अब ये कुछ कुछ कोचिंग वाले बच्चों डाइसी कह रहे हैं, क्वेश्चन को डाइसी कह रहे हैं कि क्वेश्चन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, कि बोनस मार्क मिलेंगे, कि क्या होना चाहिए बच्चों। लेकिन देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, समझिए, शायद आपको समझ में आए। Atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative charge. ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। अब एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्टेटम। तो देखो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होते हैं, लेकिन वो स्टेबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एटम्स हैं तो इन देयर नेचुरल फॉर्म दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होंगे, लेकिन स्टेबल हैं या स्टेबल नहीं है ये इस बारे में हम कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते बच्चों? हायर में एटॉमिक नंबर में जब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि न्यूट्रल तो हैं, बहुत सारे एटम हैं जो न्यूट्रल तो हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। जैसे यूरेनियम है हमारा, वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, क्रिप्टन है हमारा, आगे बहुत सारे हैं। तो हमारा वो स्टेटमेंट क्या होगा? इसमें फर्स्ट इज करेक्ट बस सेकंड इज इनकरेक्ट, यही आंसर होगा बच्चों इसका। इस पर लोग कुछ डाइसी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस स्टेज पर इसका यही करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे कहने लगेंगे तो मतलब कुछ लोग इसकी मतलब एनसीईआरटी का भी कुछ एक लाइन लेके आए हैं, तो बच्चों अगर डाउट करने लगो तो सब पूरा ही डाउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, फिजिक्स में यही करेंगे एकदम हम, मतलब एक तरीका का समझ लीजिए अप्रोक्सीमेट स्टडी ही है। आप अगर डाउट करने लगो बच्चों, कुछ एक चार्ज तो हो ही जाएगा। अगर डाउट करने लगोगे ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी अभी भी चल रही है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, तो इसमें जो जो भी स्टडी है या एनसीईआरटी लेवल पे जो भी आप पढ़ते हैं वो अप्रोक्सीमेट स्टडी है। अगर आप डाउट करने लगेंगे तो आप किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते, कोई भी स्टेटमेंट आप ट्रू ही नहीं बोल पाएंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं आप कहीं नहीं पाओगे, कभी नहीं कह पाओगे बच्चों, अप्रोक्सीमेट स्टडी है। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऐसा थोड़ा ना है कि इलेक्ट्रॉन है। अब हमने पढ़ा, बोहर का लॉ पढ़ा, यहाँ पे देखा हमने पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बता रहे थे घूम रहा है। ठीक है, बोहर साहब ये कह के गए, उसके बाद किसी ने बता दिया नहीं भैया ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। उससे पहले तरबूज का मॉडल आया था, प्लम प्लोडिंग मॉडल हो, तमाम वाटरमेलन मॉडल हो, दुनिया भर की चीजें। ठीक है, तो अभी भी इसकी खोज चल रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन, जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न ही है, अभी भी खोज उसकी चल रही है। तो हम डाउट करेंगे तो डाउट ही करते रहेंगे, कोई स्टेटमेंट हम ट्रू नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको मानिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका आप देखिएगा एनटीए क्या रिजल्ट देता है, बट मेरे हिसाब से इसका थर्ड रिजल्ट है, आप वेरीफाई करिएगा जब भी आएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, हाँ 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा गया है कि डिस्क है और क्या है इसमें, हाँ सरफेस टेंशन का सवाल है बच्चों, बहुत बेसिक सा सवाल है, कर सकते हो आप लोग। एक इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई वो है आपका सर्कुलर डिस्क है, प्लेस किया गया है ओवर अ सरफेस ऑफ वाटर, सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, सर्कुलर डिस्क पे हर तरफ क्या लग रहा है? ये इसकी तरफ सरफेस टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो T बराबर क्या होता है बच्चों, या T बराबर F अपॉन L, तो F बराबर क्या? T इंटू L, F बराबर T इंटू L। द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द सरफेस। तो फोर्स निकालना है हमको, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स बराबर T और L की जगह यहाँ पे 2 पाई R, क्योंकि डिस्क है ना, तो डिस्क का पूरी लेंथ क्या हो जाएगी? ये इसकी इफेक्टिव लेंथ है, इसी इफेक्टिव लेंथ पे तो टेंशन लग रही है, इसी इफेक्टिव लेंथ पे तो सरफेस टेंशन लग रही है, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी आ जाएगी? 2 पाई R। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, 0.07 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू R, R की वैल्यू 4.5 इंटू 10 की पावर -2। इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा बच्चों, तो आपका आ जाएगा 19.8 मिली न्यूटन, 19.8 मिली न्यूटन, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कहीं दिया हुआ है, हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है,
बेसिक सरफेस टेंशन का सवाल है, बहुत इजी, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है। चलिए और हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ अब ये देखो अच्छा सवाल है, ये मैंने कराए भी है इस तरह के सवाल, बहुत सवाल कराए बच्चों, बहुत सवाल कराए, लेकिन हम समझने वाली बात है बच्चों, समझने वाली बात है। पहले बात समझिए कि जैसे सर्कुलर लूप में क्या होता है, सर्कुलर लूप जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं। सर्कुलर लूप में अगर मान लीजिए सर्कुलर लूप है, ठीक, और करंट ऐसे बह रही है बच्चों, इस तरीके से, इस तरीके से बह रही है करंट, इस तरीके से बह रही है, तो क्या होता है, अगर आप राइट हैंड की फिंगर को इस पे कर्व करिए, ढंग से समझिए, राइट हैंड की फिंगर को कर्व करिए, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन है, इधर साउथ पोल हो जाता है, इधर नॉर्थ पोल हो जाता है, अगर इस तरीके का लूप है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे लूप अगर इस तरीके से है, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है और इसमें आपने राइट हैंड का फिंगर कर्व करिए, तो साउथ टू नॉर्थ ये मूवमेंट होता है, ये डायरेक्शन होती है। अब बात समझिए, अब बात थोड़ा समझिए, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये वाला जो मैग्नेट है ये इधर मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके वायर्स है, सोलेनॉइड है, यहाँ पे वायर्स है, ठीक है। अब नॉर्थ पोल इधर कर रहा है, तो लेंज लॉ क्या करेगा, लेंज लॉ क्या करता है कि अपने हुए चेंज को अपोज करता है, तो नॉर्थ अगर आगे जा, अगर वो दूर जा रहा है तो उसको पास बुलाना चाहेगा, पास आएगा तो दूर करना चाहेगा, ऐसे ही होता है ना। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस तरीके से करंट अपने में डायरेक्शन में फैलाता है कि वो जो है वो जिस वजह से जनरेट हो रही है चीजें उसका अपोज करे, ठीक है, जिस वजह से चीजें जनरेट हो रही है उसका अपोज करे। अब देखिए नॉर्थ अगर इधर जा रहा है, नॉर्थ अगर इधर जा रहा है तो इधर साउथ आ जाएगा, नॉर्थ इधर जा रहा है तो इधर साउथ आ जाएगा, और इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ होगा, नॉर्थ पोल होगा। और ऐसा कब होगा, जब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करे, तो देखो बच्चों, थंब के डायरेक्शन में करंट हो, थंब के डायरेक्शन में क्या है, नॉर्थ है, देखो थंब के डायरेक्शन में क्या है, नॉर्थ। अब ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो हम ऐसे करेंगे, जब ऐसे करंट फ्लो होगी तो थंब के डायरेक्शन में क्या हो गई, नॉर्थ। तो करंट कैसे फ्लो होगी बच्चों, करंट आपकी इस तरीके से फ्लो होगी, इधर हमने किया करंट ऐसे फ्लो की, करंट ऐसे फ्लो की, तो थंब के डायरेक्शन में क्या हो गई, नॉर्थ। तो इसमें करंट ए से बी की तरफ जाएगी, इसमें क्या जाएगी, ए से बी की तरफ जाएगी। अब ये सी डी अब यहाँ पे आ रहा है, अब इसके पास आ रहा है, तो इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी कि ये इसको पास नहीं आने देगा, इसको दूर जाने देगा, क्या करेगा, और दूर तो तब जाएगा जब इधर साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा। और नॉर्थ कब बनेगा बच्चों, देखिए ये नीचे से करंट आ रही है, करंट नीचे से आ रही है, नीचे से आके फिर इधर आ रही है, तो करंट ऐसे आएगी तब इधर नॉर्थ बनेगा, मतलब डायरेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन, ये तो तभी होगा जब करंट डी से सी की तरफ जाएगी, किधर जाएगी, डी से सी की तरफ जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ये सवाल कराए नहीं है, बहुत सारे सवाल कराए हैं बच्चों, टेस्ट पेपर में भी बहुत सारे सवाल मैंने दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे सवाल हम लोग ने किए हैं, और मतलब कराए हैं, क्लासरूम में भी डिस्कस किए हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में दिमाग हमारा ना चले, ठीक है, तो अच्छा सवाल है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसको। तो आंसर क्या होगा, ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी, ये हम लोग कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल चल रहा है, सर्कुलर पाथ में मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ठीक, ये ऐसे मूव किया, फिर मान लीजिए ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ठीक, अलग अलग मूवमेंट है इसका, ठीक, ये देखिए ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, तो ये, और एक्सेलरेशन इसका हमेशा सेंटर की तरफ जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी चेंज, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी, वेलोसिटी भी चेंज कर रही है और एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा है, भाई स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो लगातार उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब कुछ बच्चों को लगा कि सर जी एक्सेलरेशन नहीं चेंज कर, एक्सेलरेशन तो हमेशा सेंटर की तरफ है,
अरे एक्सलेशन सेंटर की तरफ है लेकिन एक्सलेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, यहाँ पे था तो डायरेक्शन ऐसे थी, यहाँ पे है तो डायरेक्शन ऐसे। वेक्टर देखो, ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर क्या सेम है? ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम नहीं है, तो इसका एक्सलेशन भी क्या है? एक्सलेशन भी वेरिएबल है। तो आंसर होगा वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। हाँ, ये हाइड्रोजन लाइन का है सवाल। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये करने को तो बहुत बड़ा सवाल है, करोगे तो करते ही रहोगे। ठीक है, उतना नहीं सॉल्व करना है, बट हमारे पास एक फॉर्मूला था, इसका एक फॉर्मूला था, मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो फॉर्मूला ये कहता था कि 1/λ बराबर 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और इसमें कुछ लाइंस बनती हैं बच्चों, ऐसे लाइंस बनती हैं। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया और E बराबर क्या होता है बच्चों? Sc/λ। तो जिसका एनर्जी बैंड गैप कम, जिसका एनर्जी बैंड गैप कम, उसका लैम्डा ज्यादा। अगर ई आपका कम रहेगा तो लैम्डा आपका ज्यादा रहेगा। अब देख लीजिए ई कम कहां पर है भाई, N2 से N1 में आ रहा है, बना एनर्जी बैंड गैप कम है, तो एनर्जी बैंड गैप कम है तो लैम्डा आपका ज्यादा आना चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए? 656 आना चाहिए। तो ए का थर्ड के साथ ऑप्शन होगा, ए वाला क्या होगा? थर्ड के साथ मिलेगा। तो आप लोग इसमें ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन इसमें मिस हो गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लो, मैं आपको लिखा देता हूँ। इसमें होगा ऑप्शन क्या होगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें होगा बच्चों, ए का थर्ड होगा, बी का फोर्थ होगा, सी का थर्ड सेकंड होगा और डी का फर्स्ट होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर सकते हो सवाल को। ठीक है, D1 है, देखो D जो है 6 से 2 है, 6 से 2 मतलब एनर्जी बैंड गैप ज्यादा है। एनर्जी बैंड गैप ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो वेवलेंथ सबसे कम क्या है? 410। तो देखो D1 हो गया। ठीक, और यहाँ पर 3 से 2 में कूद रहा है, 3 से 2 में कूद रहा है, तो एनर्जी बैंड गैप कम होगा। एनर्जी बैंड गैप कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब ए वाला क्या है? ए वाला थर्ड और डी वाला। और ऑप्शन देखोगे तो सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आप कर सकते हो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे आइए। अब द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल है तो सॉलिड एंगल का डायमेंशन क्या होता है? सॉलिड एंगल का जो डायमेंशन होता है डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। तो इसमें कौन कौन सा, अब स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। तो डायमेंशनलेस है। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो ये भी डायमेंशनलेस है। और सॉलिड एंगल भी डायमेंशनलेस होता है। सॉलिड एंगल जो होता है, जो सॉलिड एंगल होता है क्या होता है बच्चों? यहाँ पे अगर एरिया DA है तो ये जो एंगल बनाता है, ठीक है, तो क्या होता है? DA/R², ये सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सॉलिड एंगल। तो DA/R² मतलब ये भी एरिया, ये भी एरिया, तो ये भी क्या होता है? डायमेंशन लेस। सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस है तो स्ट्रेन और एंगल भी डायमेंशन लेस है, कर सकते हो आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर पर। हाँ, अब ये सवाल है बच्चों, ये सवाल है, ये ब्रिस्टल एंगल का सवाल है, कराया हुआ सवाल है बच्चों। ठीक है, ये एग्जैक्टली कराया हुआ सवाल है कि कोई क्या है कि अनपोलराइज बीम, कोई अनपोलराइज बीम आती है, ठीक है, किसी सरफेस पे, ग्लास सरफेस पे, तो इधर हमारी निकलती है कुछ और कुछ रिफ्लेक्ट होती है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे होता है, ये अनपोलराइज है। तो ये वाली कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है और ये वाली पार्सली पोलराइज होती है। ये वाली क्या होती है? पार्सली, पार्सली, और ये वाली कंप्लीटली। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बोथ द, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा both the reflected light will be completely polarized,
बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शली पोलराइज्ड। ब्रिस्टल एंगल का सवाल है बच्चों, ब्रिस्टल एंगल की डिफिनीशन ही यही है, ब्रिस्टल एंगल में डिफिनीशन ही यही है, कराया हुआ है, नोट्स का टॉपिक का सवाल है, एकदम लिखाया हुआ है, एग्जैक्ट लाइन लिखाई हुई है, उसी का सवाल है, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये सवाल आ गया कि द पोटेंशियल V at any axial point at 2 meter distance from the center of a dipole of dipole moment P of magnitude। तो कोई भाई डाइपोल है मान लो बच्चों, ठीक है, कोई डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी है मान लो x, तो इसका पोटेंशियल होता है 2kp अपॉन x, 2kp अपॉन x, ठीक। तो क्या मैं बताता हूँ आपको, सॉरी बच्चों, ये होता है kp बाई एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल होता है आपका v बराबर kp अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो v बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू p 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल एट p, यहाँ कोई पॉइंट p है, तो ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, लेकिन रीजन जो है ये 2 नहीं होता है, ठीक है, इसमें होता है kp बाई एक्स स्क्वायर, क्या होता है, पोटेंशियल होता है क्या, प्लस माइनस kp बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या है, रीजन इसका गलत है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ये भी बिल्कुल बच्चों बहुत बेसिक सवाल है, आप लोग कर सकते हो, तो बोथ A इज ट्रू एंड B इज रॉन्ग, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, A is true but B is R is false, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। और आइए, हाँ अब आइए इस पे सवाल पे, a wheel of bullcock is rolling on a level road as shown in a figure if its linear speed is v in the direction shown, which one of the following option is correct, ठीक है। तो बच्चों ये सवाल में मैंने प्योर रोलिंग रोटेशन मोशन स्टार्ट किया था, तो वहां पे हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, प्योर रोलिंग स्टार्ट किया तो वहां पे हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों कि कोई भी है, जैसे मान लो कोई व्हील है, ठीक है, व्हील आगे चल रहा है, तो व्हील के मोशन को दो मोशन में हम कर सकते हैं, एक तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक तो इसका क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन, और एक इसका हर एक पॉइंट क्या कर रहा है, हर एक पॉइंट v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन, जो रोलिंग है ना, रोलिंग रोलिंग, तो रोलिंग का मतलब क्या है, रोलिंग का मतलब है ट्रांसलेशनल मोशन प्लस सर्कुलर मोशन। जैसे आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी बच्चों, साइकिल हम लोग चलाते हैं तो साइकिल के पहिए गोल गोल घूमते हैं, साइकिल के पहिए गोल गोल घूमते हैं और साइकिल पूरी आगे भी जाती है, गोल गोल पहिया भी घूम रहा है और साइकिल आगे भी जा रही है, तो साइकिल आगे जा रही है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, और जो उसका पहिया गोल गोल घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो रोलिंग शब्द का मतलब क्या है, रोलिंग शब्द का मतलब है रोटेशनल सर्कुलर मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, दोनों मोशन को जोड़ दिया जाए तो उसको रोलिंग बोलते हैं, ठीक है, जैसे साइकिल चलाने को क्या बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं, तो ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। अब ये देखो पहिया घूम रहा है, अब पूछ रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी, तो ये देखो पहिया ये आगे भी जा रहा है तो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इसको दो मोशन में तोड़ सकते हो, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में हर जगह वेलोसिटी इसकी v, ये वेलोसिटी v, यहाँ पे वेलोसिटी v, यहाँ पे वेलोसिटी v, और ये आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v, यहाँ पे वेलोसिटी v, यहाँ पे वेलोसिटी v, और यहाँ पे वेलोसिटी v। अब निकाल लीजिए p और q पे क्या वेलोसिटी है, तो v p है v प्लस v यानी कि 2v, और v q क्या है, v q है v माइनस v बराबर 0, तो यानी कि vp इज ग्रेटर देन vq। ये हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ये रोलिंग में रोटेशन मोशन की जब स्टार्टिंग हमने किया है तब मैंने ये सवाल कराया हुआ है, क्लासरूम में कराया हुआ सवाल है, ये प्योर रोलिंग का सवाल है, क्या सवाल है, प्योर रोलिंग। कभी कभी हम लोग करेंगे रोलिंग विद स्लिपिंग, जैसे आप साइकिल चलाइए, साइकिल अपनी ही जगह पे स्लिप हो जाती है, जैसे किसी मडी चीज में चलाइए या कहीं पर तेल पड़ा हुआ है या बारिश हो रही है, जो सतह क्या है, फ्रिक्शन जिसमें कम है, तो वहीं पर क्या होगा कि साइकिल आपकी रोल तो होगी। आप एज्यूम करिए कि जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं और जो रोड है उस पे ऑयल स्पिल हो रखा है, ऑयल गिरा हुआ है, तो क्या आप साइकिल कभी चला पाओगे,
आपका सर्कुलर मोशन तो होगा लेकिन ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। तो वो वाले टॉपिक भी कराए थे, रोलिंग विथ स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बहुत सारे केस डिस्कस किए थे बच्चों क्लास में, 3 4 5 तरह के केस डिस्कस किए थे। लेकिन सवाल देखिए किससे आया, सवाल आया है एकदम बेसिक से, जो स्टार्टिंग ऑफ रोटेशन मोशन है उसका बेसिक का सवाल है ये, ठीक है, एकदम बेसिक का सवाल है। ठीक, कर सकते हैं आप लोग, जो बच्चे पढ़ रहे थे वो कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट P मूव फास्टर देन पॉइंट Q, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आते हैं। बच्चों देखो ये क्या बच्चों का ही सवाल है, अब बच्चों तो आप लोग हो ही, ठीक है, लेकिन देखिए जैसे सवाल है क्या, सवाल एकदम बेसिक से उठ के आ रहा है बच्चों, एकदम बेसिक भी आप कवर कर लो। आप लोग क्या करते हो ना, हैरान परेशान से रहते हो, यहाँ से पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ऑनलाइन पढ़ ले, ऑफलाइन पढ़ ले, ये किताब लगा ले, वो किताब लगा ले, बेसिक चीजें कवर नहीं रहती है, दुनिया भर की चिंता किए रहते हो। ठीक है, सबसे पहली बात है नीट में तैयारी करना है या कोई भी एग्जाम है बच्चों, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मेरे पास फिजिक्स पढ़ने आए हैं तो आप मेरी बातों पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा बच्चों कितने सवाल किए, और ये अभी की बात नहीं है, पिछले साल भी मैंने वीडियो डाला था, पिछले साल भी आप देख लीजिए, और देख लीजिए बच्चों से पूछ लीजिए, जो बच्चे मुझसे फिजिक्स पढ़े हैं और मेरे क्लासरूम में फिजिक्स पढ़े हैं, वो ये तो नहीं कर सकते कि सर जी ने पढ़ाया नहीं, ये वाला सवाल आ गया। मैं मानता हूँ बच्चों 1-2 सवाल आ जाएंगे, 1-2 सवाल तो कोई भी पढ़ा देगा, आ जाएगा इधर उधर से, कोई भी कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, 1-2 सवाल तो आपका इधर उधर से आना ही आना है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन आपको मेरे नोट से मिलेंगे, आप उसको करिए तो सही। आप लोग उसको नहीं करते हो, मैं कहता हूँ नोट्स रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज। अब ये पिछला सवाल क्या है, नोट्स का ही सवाल तो है, क्या सवाल है, नोट्स का ही सवाल है। अब तक जितने सवाल कराए सारे सवाल आपको नोट्स में मिल जाएंगे, एग्जैक्टली ऑन नोट्स, ठीक है। तो नोट्स को, क्योंकि नोट्स पे कोई चीज छोड़ी ही नहीं मैंने, 17 कॉपियां बच्चों ऐसे ही नहीं लिखती हैं, पूरा रिसर्च करके, पूरा बहुत रिसर्च करके मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, फिर आपको डिलीवर करता हूँ, ठीक है। तो करना पड़ेगा, आप लोग को समझना पड़ेगा बच्चों, ट्रस्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, कुछ नहीं है बच्चों सवाल में, x बराबर 5 sin पाई टी प्लस पाई बाई 3, इसको कंपेयर कर लीजिए, x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस पाई, खत्म हो गई बात। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो गया 5, अच्छा ये मीटर में दिया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है मीटर, तो हमारा एम्पलीट्यूड भी किस में आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया मीटर। अच्छा ओमेगा बराबर दिया है पाई, ओमेगा बराबर पाई, और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, बराबर पाई से पाई कट गया, टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर 2 सेकेंड। तो 5 मीटर और 2 सेकेंड, ये आंसर है। अब बताइए कोई सवाल है क्या, कोई सवाल नहीं है बच्चों, एकदम बेसिक सवाल है, एकदम क्या बताऊं मैं, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। हाँ अब ये सवाल है बच्चों, ये सवाल फिर मैं मानता हूँ अच्छा सवाल है, ठीक है, करने को कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, कर सकते हो, इतना मैंने पढ़ाया था, लेकिन चलो ठीक है। अब देखो y है, y ऑन कब हो रहा है, 1 कब हो रहा है, तो y जो 1 है, इसकी इक्वेशन आप देख सकते हो, y 1 है जब a बार है b बार है, या a ऑन है और b ऑफ है, इसको लिख सकते हो। देखो a 1 कब है, 1 जब है जब a भी 0 है, a 0 है यानी कि a बार है, और b भी 0 है यानी कि b बार है। और कब 1 है, जब क्या है, और लगा है ना, और मतलब और का मतलब होता है प्लस करना है, ठीक है। 1 जब a ऑन है और b ऑफ है, b बार हो गया, ठीक है। यहां से b बार कॉमन ले लो बच्चों, b बार कॉमन तो a बार प्लस a, और देखो कोई भी चीज 0 + 1 कितना होता है बच्चों 1, तो a बार प्लस a कितना होगा 1, b बार प्लस b कितना होगा भाई ऑन प्लस ऑफ, क्या होगा ये ऑन होगा, क्या होगा ऑन, b बार प्लस b बराबर क्या होगा 1 होगा, तो y बराबर ये y बराबर b बार इंटू 1, तो y बराबर b बार। अच्छा सवाल है बच्चों, लेकिन कर सकते हो इसको, बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो आप लोग, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कह सकते हो, कि इसको देख के कह सकते हो, अगर इसको थोड़ा बहुत पढ़ाया तुमने ना तो आप लोग इस सवाल को लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब आ गया 25 नंबर सवाल, इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन अमंग द फॉलोइंग आर।
द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज E बराबर एच न्यू, वेलोसिटी ऑफ फोटोन सही है, मोमेंट ऑफ फोटोन एच सी बाई लेमडा, नहीं एच बाई लेमडा, तो लेमडा बराबर सी अपॉन बी लिख सकते हो। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन बोथ एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम ऑफ कंजर्व, ये भी सही है। तो आपका ए बी सी डी, द फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो डी ऑप्शन, ई ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। और पढ़ाए हुए टॉपिक हैं बच्चों, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं। तो ए बी सी डी आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए बी सी डी आर द करेक्ट ऑप्शन, आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, अभी 26 नंबर सवाल है, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए, तो एक बॉब है, ठीक है, उसमें एक रस्सी बांधी गई है और रस्सी को हिला रहे हैं, रस्सी को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो रस्सी में हो गई टेंशन, और टेंशन किसके बराबर है, टेंशन है आपका सेंटीपिटल फोर्स के बराबर है। तो T बराबर एफ सी, और एफ सी बराबर क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो T बराबर है एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये पूछा गया कि स्पीड को दोगुना कर दो, तो दोगुना कर दीजिए, T डैश बराबर क्या, एम आर और 2 ओमेगा का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 एम आर ओमेगा 4 एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, टी डैश बराबर 40 हो जाएगा, टी डैश बराबर क्या हो जाएगा 40। तो दिस इज योर आंसर, 40 आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सवाल है बच्चों, एकदम बेसिक सवाल है, कर सकते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग, 27 नंबर सवाल है, इसको देखते हैं हम लोग। टर्मिनल वोल्टेज का सवाल है बच्चों, बहुत बार कराया मैंने। यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10/5, कितना हो गया 2 एम्पियर, हो गया 2 एम्पियर। अब यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज मतलब इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है, तो V बराबर होता है E माइनस आई आर। चार्जिंग के केस में क्या होता है, E माइनस आई आर, टर्मिनल वोल्टेज E बराबर है 10 माइनस 2 और R की वैल्यू 2, तो 10 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 6 वोल्ट, ये आपका 6 वोल्ट हो गया। टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट। बहुत इजी सवाल है बच्चों, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं, इस पे आते हैं। हाँ ये ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, ये सवाल अच्छा है, ठीक है, कैलकुलेटिव है, एक दो सवाल तो आएंगे ही बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों एक फॉर्मूला मैंने कराया था पहले आपको कि फ्रीक्वेंसी बराबर होगा 1/2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई, जहां पर m आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, और उसकी वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू दी है x इंटू 10⁻⁵, ठीक, i की वैल्यू दी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 इंटू 10⁻⁶, और b दे रखा है आपको 0.049 टेस्ला, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 20/5 यानी कि 4 हर्ट्ज। इस इक्वेशन से आप लिखेंगे तो आपका आएगा m बराबर लिख लो आप एफ स्क्वायर आई 4 पाई स्क्वायर अपॉन b, m की वैल्यू लिखो x इंटू 10⁻⁵ बराबर 16 गुणे 4 पाई स्क्वायर इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 49 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से सॉल्व करिएगा बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 1280 पाई स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, 1280 पाई स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, एक दो सवाल हम लोग को मिले हैं जो कैलकुलेटिव है, ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। हाँ 29, अ वायर ऑफ लेंथ L and resistance 10 ohm 100 ohm is divided into 10 equal part. The first 5 part are in series. तो 10 equal part पे है, मतलब सारे पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, ठीक है। तो पहले 10 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो 10 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो R1 सबको सीरीज में किया, कितना हो गया, अगर 10 ओम है और 5 पार्ट को सीरीज में कनेक्ट कर लिया तो 10 10 10 10 10 5 बार कितना हो गया 50 ओम, ठीक। और नेक्स्ट 5 पार्ट को हमने किस में कर लिया, पैरेलल में कर दिया, तो R2 कितना हो जाएगा, मतलब 10 ओम, ये 10 ओम, ठीक, फिर 10 ओम इस तरीके से, फिर ये लगाया हुआ है, फिर ये लगाया हुआ है, और फिर ये लगाया हुआ है, ठीक है। ये 10 10 10 10 10,
तो ये क्या हो जाएगा 10/5 यानी कि 2 ओम। अब इन दोनों को सीरीज में तो 50 + 2 कितना 50 + 2 10 2 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने सीरीज में लगाया, बच्चों। ठीक, तो ये 10 ओम था, फिर ये 10 ओम था और 5 रेजिस्टेंस सीरीज में, तो 10 10 10 सारे को जोड़ दो कितना हो गया 50। और पैरेलल में लगाया तो पैरेलल में R/N होता है, क्या होता है R इक्विवेलेंट बराबर R/N। तो 5 लगाए हैं तो 10/5 तो 2 हो गया, फिर इनको सीरीज में लगा दिया तो 50 + 2 कितना हो गया 52। ठीक है, कर सकते हैं बच्चों, छोटा सा सवाल है, ऑप्शन आपका। चलिए अब ये बच्चों, अब यही सवाल मैं कह रहा था कि थोड़ा सा ये सिलेबस से थोड़ा सा हटके अब की बार हटा दिया गया था, बट फिर भी सवाल डाला गया है। ठीक है, ये सवाल डाला गया है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है तो ए डायमैग्नेटिक है, उसके लिए ये वाला होता है। पैरामैग्नेटिक है तो उसके लिए आपका ये होगा, थर्ड होगा। सी वाला पैरामैग्नेटिक है तो उसके लिए फोर्थ ऑप्शन होगा, और नॉन मैग्नेटिक के लिए ये वाला ऑप्शन है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए फिर हम लोग आते हैं इस वाले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर देखा हमने कि आपका न्यूक्लियर एमिशन है, ठीक है, और देख रहे हैं कि इसमें क्या है। अच्छा देखो यहाँ पर ई पॉजिटिव है और ई नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक बार पॉजिटिव में निकल रहा है एक बार नेगेटिव में, तो इसको कैंसिल कर दो, ये वाला स्टेप लो ही मत। अब केवल एक्स में से 82 और 290 इसमें से अल्फा निकालो। अल्फा निकालते हैं तो 2 घट जाता है ये एटॉमिक नंबर, और मास नंबर 4 घट जाता है यानी कि 286। उसके बाद इसमें से बीटा इनवर्स निकालो, बीटा इनवर्स, तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 81, और मास नंबर आपका बढ़ेगा नहीं, मास नंबर उतना ही रहता है। ठीक है, ये कराया था अल्फा बीटा गामा डीके है, शायद मैंने नहीं कराया था क्लास में बच्चों, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन केमिस्ट्री में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां से आप लोग कर सकते हैं। बहुत बेसिक ही सवाल है, टफ सवाल नहीं है। अल्फा बीटा गामा डीके कोई बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है। तो 286 एंड 81, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अब ये सवाल देखिए बच्चों, ये सवाल बहुत बच्चों वाला सवाल है, लेकिन अब यही है कि करने की बात है कि क्या है। तो देखो जैसे मैं आपको बताऊं, लैम्डा बराबर होता है बच्चों H/P। लैम्डा बराबर होता है H/P, या P बराबर H/λ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग पढ़ते हैं भाई। देखो इसमें बोला था ना कि जैसे मास है तो मास इज बिहेविंग लाइक ए वेव। ठीक है, मतलब जो मैटर है, मैटर कैन बिहेव लाइक ए वेव एंड बिहेव लाइक अ पार्टिकल। ठीक है, तो जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कोई भी मास है तो उसके साथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अटैच होती है, तो उसको क्या बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अगर उसका हम मोमेंटम डिफाइन करते हैं तो पार्टिकल नेचर है, उसका वेवलेंथ डिफाइन करते हैं तो वो वेव नेचर है। और लैम्डा बराबर H/P। अच्छा P बराबर क्या होता है, P बराबर मोमेंटम m/v। अच्छा हम काइनेटिक एनर्जी भी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अच्छा इसको अभी E लिख लो, तो E बराबर हाफ, इसको लिख लो mv²/m लिख सकते हैं। तो इसको P लिख सकते हैं P²/2m बराबर E। तो यहां से हम कह सकते हैं कि P बराबर क्या, P बराबर 2me का अंडर रूट। तो लैम्डा बराबर क्या, लैम्डा बराबर √2me, क्योंकि H/P होता है ना, लैम्डा बराबर क्या है H/P। तो लैम्डा बराबर हो गया, स्क्वायर कर दो, लैम्डा स्क्वायर बराबर H²/2me। इसका इन्वर्ट कर दो तो 1/λ² बराबर 2m/h² इंटू ई। अब ये हो गया बच्चों y, ये हो गया आपका m, और ये हो गया आपका x। तो y बराबर mx वाला फॉर्म है। ठीक है, आप देखिए किसके किसके बीच में ग्राफ पूछा गया, 1/λ² और e के बीच में। ये हो गया y, ये हो गया e, और ये हो गया x। y बराबर mx का ग्राफ है, तो कौन सा ग्राफ होगा, ये फोर्थ वाला ग्राफ आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है बच्चों, कर सकते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 33 पे आते हैं। 33 पे हम लोग आते हैं, एक मिनट बच्चों पानी पी लो।
चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। तो देखो इसमें बेसिक है VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP। बेसिक है, हम लोग ने ट्रांसफार्मर में किया था। अब NP अपॉन NS दिया है, NP अपॉन NS कितना दिया है 1/2, तो NS अपॉन NP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1, तो इसको 2/1 के बराबर रख दो। तो VS अपॉन VP दिया है NP अपॉन NS, पूछा गया है VS अपॉन VP, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। VS अपॉन VP क्या हो जाएगा 2/1, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान कर सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट चौथे सवाल। अब बच्चों देखो ये क्या सवाल है, ठीक है। अब ये वर्क डन इसमें निकालना है। वर्क डन क्या होता है, W बराबर इंटीग्रेशन PdV। अब देखो वर्क डन निकालना है तो हम हमेशा इसका एरिया निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, एरिया। लेकिन एक लाइन लिखी है वर्क डन ऑफ द गैस अलोंग द पाथ BC, तो BC के अलोंग क्या होगा, BC के अलोंग प्रेशर तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या है, नहीं, हाँ प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं सॉरी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है आपका कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन आपका हो जाएगा 0, क्योंकि अलोंग द पाथ BC। अब ऐसा क्वेश्चन देख के आप तुरंत इसका एरिया निकाल देते हो, ठीक है। तो वो लाइन भी आपको देखनी है कि BC के अलोंग निकालना है, किसके अलोंग निकालना है, BC के अलोंग निकालना है, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे बच्चों। तो आंसर इसका 0 आ जाएगा, ठीक, आंसर इसका 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर बिल्कुल बच्चों बेसिक सवाल है। अब देखिए इसमें क्या है कि फॉलोइंग सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। अब ये दिस इनटू दिस बराबर 4 और दिस इनटू दिस बराबर 4, तो दोनों ऐसा कैसा है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह। व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसको हटा देंगे। अब 2 और 2 सीरीज में है तो 2 2 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 2 2 क्या है सीरीज में, 2 2 क्या हो जाएगा 1, और 1 1 किसमें पैरेलल, 1 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये करा रखा है, कर सकते हैं आप लोग, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। If the plate of parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to, अब जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, और Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV। अब D अगर कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो इफ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव क्लोज, D को कम कर रहे हैं तो चार्ज कैपेसिटर बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, तो पहला ऑप्शन सही है। एनर्जी स्टोर्ड इन इट, अच्छा एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है हाफ C बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज, तो ऑप्शन गलत है। कैपेसिटेंस इंक्रीज सही है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, ठीक है, चार्ज टू पोटेंशियल Q अपॉन V बराबर C सेम नहीं रहेगा, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज, चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट क्या होगा इंक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है आपका। तो A C N E ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आगे इस सवाल पे, ठीक है, इस सवाल पे आगे। अब इस सवाल को कैसे करें, तो देखो इस सवाल को भी किया है मैंने, मैं बताता हूँ आपको, हाँ ठीक है। चलो बच्चों रेफरेंस ले लेते हैं, कोई कोई टफ सवाल नहीं है बच्चों, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का सवाल है। एक्चुअल में जो वोल्टेज दिया होता है कौन सा वोल्टेज होता है, तो ये VRMS होता है, क्या होता है VRMS। तो IRMS बराबर VRMS अपॉन XC, और XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C, और 1 अपॉन ओमेगा मतलब 2 पाई FC, ये हो गया XC। तो IRMS बराबर VRMS अपॉन 1 अपॉन 2 पाई FC, ये हो गया IRMS बराबर VRMS इंटू 2 पाई FC, VRMS इंटू 2 पाई FC, ये हो गया। और उसके बाद बच्चों क्या हो गया, हाँ ये निकाला, अब इसकी वैल्यू निकाल लो। IRMS बराबर VRMS कितना है 210, 2 पाई F, 2 पाई F की वैल्यू है 50 और C की वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करोगे बच्चों तो आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी 221 पाई इंटू 10 की पावर -2। अच्छा IRMS बराबर IM बाई √2, आपको पीक करंट चाहिए तो IM बराबर क्या √2 इंटू IRMS, इसकी वैल्यू बच्चों रख दीजिएगा, IM की वैल्यू आपको मिल जाएगी।
और 0.93 एम्पियर आएगा। क्या आएगा? 0.93 एम्पियर। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। कर सकते हो बच्चों, कोई वो ऐसा सवाल नहीं है, कर सकते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं। हाँ, अब ये सवाल है बच्चों, ठीक। अब इस सवाल को देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो इस सवाल को देखते हैं हम लोग। तो फोर्स बराबर दिया है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला था कि फोर्स में फोर्स को ही जोड़ सकते हैं भाई। कोई अगर है तो F बराबर क्या है? F बराबर F1 प्लस F2, मतलब फोर्स में फोर्स को ही जोड़ा जा सकता है। तो अल्फा टी स्क्वायर इसकी डायमेंशन होगी फोर्स के बराबर, ठीक है। इसकी डायमेंशन फोर्स की बराबर, तो अल्फा की डायमेंशन क्या? तो F अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन, टी टाइम है तो ये हो जाएगा एफ टी माइनस 2, ऊपर जाएगा टी स्क्वायर तो ऊपर हो जाएगा। फिर बीटा, कुछ गलत है यहाँ पर, हाँ बीटा टी है यहाँ पर, ठीक। तो बीटा टी की डायमेंशन भी फोर्स के डायमेंशन बराबर, तो बीटा की क्या? एफ अपॉन टी की बराबर, तो हो जाएगा एफ टी माइनस एफ टी। अल्फा और बीटा आ गए। अब पूछा गया कि कौन सा आपका डायमेंशन लेस है, तो आप इसको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। अल्फा टी अपॉन बीटा निकाल लो, तो अल्फा क्या है? अल्फा है आपका एफ टी माइनस 2, और ये हो गया टी अपॉन बीटा है क्या? एफ टी माइनस 1। ऊपर भी एफ टी माइनस 1, नीचे भी एफ टी माइनस 1, क्या हो जाएगा? ये आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस। बच्चों अच्छा सवाल है, और कुछ बच्चों ने पूछा भी था, ये डाउट्स में पूछा था सवाल, डाउट्स का सवाल है ये, तो आप लोग कर सकते हो। नोट्स का तो नहीं है सवाल, नोट्स में नहीं कराया मैंने, लेकिन डाउट का सवाल है बच्चों। और हमारे टेस्ट सीरीज का सवाल है, टेस्ट सीरीज में भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अब ये सवाल है, ठीक है, इसमें हम लोग करना है बच्चों। देखो सवाल टफ नहीं है, बस आप लोग करना सीखिए इसको। अब पीवी बराबर एनआरटी, अब टी पी वी बराबर एनआरटी। अब द फॉलोइंग आर रिप्रेजेंट द टीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस वेयर दिस, ठीक है। टीवी कर्व है, टीवी कर्व है, टी और वी, यानी कि प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। तो हो जाएगा V बराबर एन आर अपॉन पी इंटू टी। अच्छा टीवी कर्व तो टी ऐसे लिख लें, टी बराबर क्या? P अपॉन एन आर इंटू वी, यानी y बराबर एम एक्स का पार्ट है, y बराबर एम एक्स, ठीक है। और स्लोप कितना है? m स्लोप है, m स्लोप है, कितना है? P अपॉन एन आर। तो यहां पर बताएगा कि इनमें क्या, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी बच्चों, अब इस वाले की स्लोप ज्यादा है, इस वाले की स्लोप कम, इस वाले की स्लोप और कम। जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका प्रेशर ज्यादा। किसकी स्लोप ज्यादा है? P1 वाले की स्लोप ज्यादा है, P2 की कम, P3 की और कम। तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। P1 आपका बड़ा होगा, P2 उससे छोटा और P3 उससे छोटा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन विच इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कर सकते हो हम लोग, बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का सवाल है ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट में बच्चों हम लोग ने देखा था क्या है, तो देखिए इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है मान लीजिए, तो हम लोग देख सकते हैं, छोटा सवाल है यहाँ पर। तो अगर मान लो कोई लेंथ है L, इसकी पोल स्ट्रेंथ है हम, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है? मैग्नेटिक मूवमेंट ये है m इंटू एल, कितना है? m इंटू एल। और इसको बेंड कर दिया गया, क्या कर दिया गया है? बेंड। तो ऐसे कर दिया गया, ऐसा कर दिया 60 डिग्री पर, ठीक। ये हो गया L/2, यहाँ पर भी हो गया L/2। अच्छा ये L/2, तो इसको अगर मैं मिला दूं, बच्चों, ठीक है, इसको मैं मिला दूं डॉट 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 कर, तो ये भी होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ सेम। तो यहाँ पर भी इसकी लेंथ कितनी होगी? L/2। तो इन दोनों पोल के बीच में स्ट्रेंथ क्या होगी? तो अगर इसकी हम बात करेंगे पोल स्ट्रेंथ की, तो m डैश बराबर हो जाएगा m, और अब इफेक्टिव लेंथ, दोनों पोल के बीच की इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी? तो L/2 हो जाएगी, तो हो जाएगा ml/2, और ml की वैल्यू कैपिटल M के बराबर, तो m/2। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कर सकते हैं सवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब ये सवाल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज by connecting it to a battery through a resistor. If I is the current in the circuit, then the gap between the plates. तो ये बच्चों जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ाया भी था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करती है I, और अंदर फ्लो करती है ID, और I बराबर किसके होता है? I बराबर ID के होता है। एक डिस्प्लेसमेंट करंट है, एक आपकी नॉर्मल करंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट, उसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I
एंड फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थ्योरी का सवाल है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट में थ्योरी कराई है उसका सवाल है, ठीक है, एकदम नोट्स का सवाल है, नोट से ही आया हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अब ये वाला सवाल आ गया, ठीक है, ये भी सवाल अच्छा सवाल है, कराते हूँ मैं इसको आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सवाल को देखते हैं, सवाल को देखते हैं हम लोग। तो ये आपका दे रखा है बच्चों, देखो इजी है, कर सकते हैं हम लोग। y बराबर दे रखा है 0.5 इंटू 10 की पावर 11, अल्फा दे रखा है 10 की पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, एल बराबर दे रखा है 1 मीटर, एरिया बराबर दे रखा है 10 की पावर -3 और डेल्टा टी दे रखा है 100 - 0 यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बराबर y इंटू स्ट्रेन, ठीक, स्ट्रेस बराबर y इंटू स्ट्रेन, और ये हो जाएगा आपका F/A बराबर y इंटू डेल्टा L/L, और y और डेल्टा L की वैल्यू अल्फा L डेल्टा T अपॉन L, L से L कैंसिल, F/A। तो F/A ये वैल्यू आप निकालोगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, F/A बराबर हो जाएगा y अल्फा डेल्टा टी। तो F बराबर हो जाएगा y a अल्फा डेल्टा टी, वैल्यू रख दीजिए बच्चों 0.5 इंटू 10 की पावर 11, a की वैल्यू 10 की पावर -3, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -5, डेल्टा टी की वैल्यू 100, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करिएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका 50 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, ठीक है, 50 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कर सकते हैं आप लोग बच्चों, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल को किया जा सकता है, ठीक। ये ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन है, 50 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, ये ऑप्शन है। अब ये आ जाए, अब देखो ये सवाल जो है ना बच्चों, ये थोड़ा डाइसी सवाल है, हो सकता है इसका बोनस मार्क्स आप लोगों को मिल जाए, ठीक है ना, ये थोड़ा डाइसी सवाल है। तो इसमें क्या है बच्चों, जैसे ये स्विच क्लोज किया तो डायोड लगा है, डायोड की प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों, कोई भी डायोड है, ठीक है, डायोड है, अगर हम इसको पॉजिटिव बाइस करते हैं, मतलब ये P होता है, ये N होता है, तो ये बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। किस तरह बिहेव करता है, एज अ शॉर्ट सर्किट। अगर हम डायोड देते हैं, डायोड है, और उसको अगर P वाला, ये P वाला पॉजिटिव के साथ, N वाला निगेटिव के साथ, तो ये होता है एकदम शॉर्ट सर्किट, ये बिहेव करता है एज ए क्या, शॉर्ट सर्किट। और अगर हम डायोड को ये P और ये N और उल्टे वाइज में कनेक्ट करते हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये बिहेव करता है एज अ ओपन सर्किट। ये बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी डायोड की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये तो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो ये तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर देखो ये निगेटिव वाला यहाँ पे कनेक्ट है और ये पॉजिटिव, तो ये तो हो गया ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट तो यहाँ पे कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये यहाँ पे गया तो ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट ये हो गया, और रेजिस्टेंस पैरेलल है तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचे, हमारे पास ऑप्शन बचे बच्चों एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा इसमें भी देखो बच्चों, ये जो है ये निगेटिव वाला यहाँ और पॉजिटिव वाला यहाँ, तो ये ओपन सर्किट हो गया, ये वाला क्या हो गया, ओपन सर्किट। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है बच्चों, लेकिन 10 गुणे 5 हो गया 50, और 10 गुणे 15 कितना हो गया, 150। तो दिस इंटू दिस इज नॉट इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये दोनों अपोजिट आर्म्स का रेसिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है। तो ये जब सेम नहीं होगा तो ये बैलेंस स्टोन ब्रिज नहीं होगा। क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, अगर इसका रेसिस्टेंस बैलेंस कर लिया जाए। तो तीन को केसेस जो हैं वो तो हो ही नहीं सकते बच्चों। यहाँ पर तो इसका रेसिस्टेंस 0 हो जा रहा है, ये दोनों क्या है आपके गलत कनेक्टेड है, मतलब इसकी बाइसिंग ही गलत है, इसकी बाइसिंग गलत है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये वाला हो सकता है, जब कब हो सकता है, जब रेसिस्टेंस बैलेंस कर लिए जाएं। जब रेसिस्टेंस बैलेंस कर लिए जाएंगे तभी ये हो सकता है, अदरवाइज ये हो नहीं सकता है। तो ये इसमें लिखा है which can achieve the bridge balance, तो ये वाला अचीव हो सकता है। एक्चुअल में होता क्या बच्चों,
जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है इसमें रेसिस्टेंस होते हैं, फिक्स वैल्यू नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रेसिस्टेंस बॉक्स होता है। क्या होता है, रेसिस्टेंस बॉक्स होता है। और रेसिस्टेंस बॉक्स में हम चूज कर सकते हैं रेसिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग, तो चूज कर लेंगे और उसको बैलेंस कर देंगे। बट इसमें तो रेसिस्टेंस अगर बैलेंस भी कर दे तो भी हम नहीं कर सकते, इसमें अगर हम रेसिस्टेंस बैलेंस कर ले तो भी हम नहीं कर सकते। तो एक डाइसी क्वेश्चन है, लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बता भी रहे हैं कि नहीं ये गलत होगा, इसके बोनस मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। ये में इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर जो फर्स्ट लगाया होगा उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, बोनस नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, जब आप रिजल्ट आएगा आप खुद देख लीजिएगा, इसके बोनस मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ये इसमें लिखा है कैन, क्योंकि जिसने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा बच्चों, उसने ये उसको ये पता होगा कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, ये होता है रेसिस्टेंस बॉक्स होता है। ठीक है, नई चीज है। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, शायद मैंने भी नहीं पढ़ाया था। 44 नंबर क्वेश्चन, कोई सवाल ही नहीं है बच्चों। तो ये देखो यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का देखो, वेलोसिटी का कर्व ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। ठीक है, तो वेलोसिटी का कर्व ऐसा है, यानी कि इसका स्लोप dv बाई dt। अच्छा, एक्सेलरेशन हो गया होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन इस वाले के लिए तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ देखो ये एक्सेलरेशन इस वाले के लिए पॉजिटिव, फिर यहाँ पे कांस्टेंट, जब कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो, तो यहाँ पे हो गया जीरो, और यहाँ पर स्लोप निगेटिव तो एक्सेलरेशन निगेटिव। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अब बच्चों ये टेलीस्कोप का सवाल है, कोई सवाल ही नहीं है। m बराबर FO अपॉन FE, FO अपॉन FE मैग्नेटिक मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, FO कितना दिया हुआ है, FO दिया हुआ है आपका 140 बटा FE कितना दिया हुआ है, FE दिया हुआ है 5, कितना हो गया 28, आपका सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे सवाल है, बहुत सारे कराए थे बच्चों, नॉर्मल डिस्टेंस विजन, ये विजन वो विजन, डी पे रख दो, इस पे रख दो, उस पे रख दो, इनफाइनाइट पे रख दो, दुनिया भर की कहानी हम लोगों ने डिस्कस की थी। ये टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप, दुनिया भर का टेलीस्कोप क्यों रखा था, लेकिन सवाल किस पे आया, बिल्कुल बेसिक पे आया। ठीक है, कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब ये सवाल, अब बच्चों देखो ये सवाल अच्छा सवाल है, ये सवाल मैं बोलूंगा कि एक अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। चलो, अच्छा सवाल है, इसमें गलती होने की संभावना भी थी, फिर भी हम लोग देखते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी बच्चों सैटेलाइट की क्या होती है, इसको सॉल्व कर रखा है मैंने, कराता हूँ। काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की होती है gm m0 अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी माइनस gm m0 अपॉन r। टोटल एनर्जी इन दोनों को जोड़ दो तो होगा माइनस gm m0 अपॉन r। ठीक है, तो पहले बताया जा रहा है कि सरफेस पे है, सरफेस ऑफ अर्थ पर है, वहां से 2r रेडियस पर 2r पे भेजना है, एल्टीट्यूड ऑफ 2r। तो सरफेस पे जब सैटेलाइट है तो उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पास और कोई एनर्जी नहीं है। तो जब सरफेस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, या टोटल एनर्जी किसके बराबर है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कितना है जी एम एम नॉट अपॉन आर, और 2r पे भेज दिया, तो 2r पे भेज दिया तो टोटल एनर्जी किसके बराबर है, टोटल एनर्जी जो होती है बच्चों, टोटल एनर्जी इज इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब माइनस ऑफ जी एम एम नॉट अपॉन 2 और r हो जाएगा 2r, सॉरी r हो जाएगा 3r, क्योंकि r प्लस r, पहले हम यहाँ पे कहाँ थे, सरफेस पे थे, तो r पे थे, और 2r और भेज दिया, तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो गई, 3r हो गई। तो टोटल एनर्जी 2, अब इन दोनों को घटा दो तो रिक्वायर्ड एनर्जी आ जाएगी, रिक्वायर्ड एनर्जी आ जाएगी टोटल एनर्जी 2 माइनस टोटल एनर्जी 1। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस जी एम एम नॉट अपॉन 6r माइनस ऑफ माइनस जी एम एम नॉट अपॉन r। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 5/6 जी एम एम नॉट अपॉन r। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा सवाल है बच्चों, हो सकता है आपसे ना हो पाया हो, मैं मानता हूं कि अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए 2-4 सवाल तो अच्छे आएंगे ही बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग, इफ द मास ऑफ ए बॉब ऑफ सिंबल पेंडुलम, बहुत छोटा सवाल है, कुछ है ही नहीं सवाल में, क्या करना है इसको। देखो क्या हो रहा है, टी बराबर
T बराबर अंडर रूट L अपॉन जी। ठीक, अब पूछा मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल प्रोटोन इंक्रीज टू टाइम, तो मास का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं टाइम पीरियड पे। ठीक, लेंथ इज मेड हाफ टू द ओरिजिनल, लेंथ को हाफ कर दिया गया, तो टी डैश बराबर क्या हो गया, अंडर रूट एल बाई 2g। इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन रूट 2 अंडर रूट एल अपॉन जी, ये टी डैश हो गया। और टी डैश बताया गया है कि x बाई 2 के बराबर है, तो x बाई 2 बराबर क्या, 1 अपॉन रूट 2, x बाई 2 टाइम्स है, और इसको क्या लिख सकते हो t, तो t से t कैंसिल हो गया। x बराबर क्या, x बराबर 2 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2, तो x बराबर कितना, रूट 2, x बराबर कितना आ जाएगा, रूट 2। बेसिक फॉर्मूले के ऊपर सवाल है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे सवाल है, कर सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। हाँ, अब शीट है, देखो ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, कराता हूँ इसको। तो मान लीजिए कि शीट है, A sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole। तो मान लो कोई पोल है, मान लो नॉर्थ पोल है, इसके सामने एक शीट लगा दी गई। ठीक, कोई शीट है। अब ऑप्शन देखते हैं। A force is needed, a force is needed, hold the sheet if it is magnetic। अब मान लो कि भाई ये मैग्नेटिक है शीट, शीट मैग्नेटिक देखो तो नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, और नॉर्थ पोल होगा तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा, और साउथ पोल होगा तो नहीं, नॉर्थ पोल होगा तो रिपेल करेगा, और साउथ पोल होगा तो अट्रैक्ट करेगा। शीट जो है मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है तो या तो नॉर्थ पोल होगा या तो साउथ पोल होगा, और नॉर्थ पोल होगा तो भाई दूर करेगा, फोर्स लगाएगा, साउथ पोल होगा तो अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर शीट को रोके रहना है तो कोई ना कोई फोर्स हमको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब होल्ड द शीट इफ देयर इज इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक, अब ये नॉन मैग्नेटिक है तब तो ये जहां पे है वहीं पर है, कोई भी फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम देखें, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। भाई कंडक्टिंग है, अगर ये शीट जो है कंडक्टिंग है बच्चों, कंडक्टिंग है मतलब इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो फोर्स की आवश्यकता हमको होगा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है बच्चों और शीट को हम मूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा, डी ऑप्शन गलत है कि मूव द शीट बोथ, इसमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, तो ऐसा नहीं है, जब कंडक्टिंग होगा तो ही होगा। तो ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, ए एंड सी आर करेक्ट। अच्छा सवाल है बच्चों, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैग्नेटिज्म मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। ठीक है, अब ये सवाल है, ठीक है, चलो बच्चों ये सवाल भी कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें बच्चों देखो, ये अब डिटेल में तो नहीं कराऊंगा मैं, सवाल करा रखा है पहले भी। तो देखो हीटर है, हीटर की पावर रेटिंग है बच्चों, तो P1 बराबर है 1 किलोवाट, P2 बराबर है 2 किलोवाट। सीरीज में कंडक्ट किया तो सीरीज में बच्चों P सीरीज आता है P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। इसको सॉल्व करिए तो 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि 2/3, ये P सीरीज आ जाएगा। अब P पैरेलल करेंगे हम लोग, पैरेलल करेंगे तो P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 यानी कि 1 प्लस 2 बराबर 3, तो P सीरीज अपॉन P पैरेलल बराबर 2/3 अपॉन 3 यानी कि 2/9। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कर लेंगे हम लोग। फिर लास्ट सवाल आ गया 50। अब देखो इस सवाल में द प्रॉपर्टी विच इज नॉट द ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अ फ्री स्पेस, तो दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, तो ट्रांसफर इन नेचर तो होता ही है, पता ही है आप लोग को। ठीक है, अब एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही ऑप्शन है, तो पहला दूसरा सही है। दे ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ, ये भी सही है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये ऑप्शन गलत है। तो पहला 3 ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ये ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो मैं आपको बताऊं, एक बार मैं दोबारा से देख लूं पेपर, मैं आपको बताऊं कितना सवाल हम लोगों ने किया बच्चों, उसमें देखो मैं अगर डिटेल में डिस्कस करूं तो देखो 2-4 सवाल को छोड़ के कोई सवाल ऐसा नहीं है। देखो ये सवाल मैंने कराया, ये सवाल इजी इजी इजी, ये भी इजी, ये भी इजी, ठीक है, ये भी आप लोग कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल यहाँ पे आया, हाँ एक सवाल मैंने मान लिया, ये सवाल आपको मैंने क्लास में कराया है, एक सवाल हो गया। ये सवाल थोड़ा डाइसी है, चलिए 2 सवाल हो गया, ठीक है, ये कर लोगे 2 सवाल। ये अच्छा सवाल है लेकिन कराया हुआ सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ये सवाल भी आप कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर सकते हो, ये वाला ये भी कर सकते हो, ये भी कराया हुआ है क्लास में, ये भी सवाल है मान लो, ठीक है, थोड़ा सवाल है कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे सवाल यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा डाइसी है, ठीक है, 3 सवाल हो गए। बाकी बाकी मैं बताऊँ आपको 3 सवाल के अलावा, हाँ और देख लो मैं थोड़ा सा, देखो बच्चों 3 सवाल ये हो गया, और ये सवाल 4 सवाल हो गए, ठीक है, और ये हो गए 5, ठीक है, 5 सवाल हो गए। हाँ बच्चों, तो ये लगभग 4-5 सवाल हैं बच्चों जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, मतलब कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाना है, बाकी ऐसा दिमाग लगाने वाला बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, तो आप लोग चाहोगे तो आप लोग कर सकते हो। बाकी अब देखिएगा, आप लोग मिलाइएगा, सोल्यूशन मिलाइएगा, देखिएगा, ठीक है, कि क्या आपका स्कोर आ रहा है, किस हिसाब से आपकी तैयारी है, किस हिसाब से हमको आगे प्रोसीड करना है बच्चों। और देखो बच्चों यही है ना कि जैसे हिम्मत नहीं हारनी है, जो भी रिजल्ट होगा उसको फेस करना है, ठीक है, अपनी तैयारी को एनालिसिस करनी है। देखो अगर एकदम ही नंबर नहीं बन रहे आपके ना, बिल्कुल भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर हम कुछ और ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं ना, मतलब जरूरी नहीं कि लाइफ इसी पर स्टक हो जाती है कि नीट ही करना है हमको, ठीक है, ऐसा कोई या नीट करके ही सफलता मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में सफल होने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, बहुत सारे तरीकों से आप सफल हो सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं, सब कुछ है बच्चों, जो भी लाइफ में आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कि ऐसा नीट एक माध्यम मात्र है, ठीक है, कि आप डॉक्टरी के थ्रू या डॉक्टर प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो देखो बच्चों आप अपना अपना बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ एनालिसिस करिए बच्चों, और आप लोग चाहिए तो मेरे करियर मंत्रा इंस्टीट्यूट पे आप आ भी सकते हैं, मैं आपकी खुद भी एनालिसिस करूंगा कि किस लेवल पे आपकी तैयारी है और क्या आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उस बातों पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए और आपको नीट की परीक्षा के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और भगवान करे आपका रिजल्ट सबका अच्छा है, ठीक है, तो चलो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कैरियर मंत्रा। इस साल हम लोग का टारगेट है कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने काफ़ी वीडियो अपलोड करेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी ग्रो करेंगे, ठीक है, तो स्टे इन टच, वी विल मीट अगेन, ओके, थैंक यू बच्चों।